जन्नत के पत्ते। उसके चेहरे पे अफसरदा सी मुस्कुराहट उमड़ आई। कुछ बातें अधूरी भी रह जाएं तब भी उनकी शिकस्तगी नहीं होती। जैसे डीजे को गुड मॉर्निंग डीजे कहने वाला लड़का उसे नहीं मिला था। वो कौन था वो कभी नहीं जान पाएगी। और कौन जाने कि उसको खुद भी पता था या नहीं कि डीजे इस दुनिया से चली गई है। कौन जाने। उसने बैग से कपड़े इधर उधर किए, आगे पीछे हर जगह देखा, फिर दूसरा बैग खोला। उसका विंडशाइन कहीं नहीं था। पता नहीं वो उसे कहाँ भूल आई थी। दिल इतना ख़राब हुआ इस बात से कि वो लिबास बदले बगैर बाल कैचर में बांधे बाहर आ गई। मतलब हद हो गई। एकदम से हमें इतनी सुना दी रज़ा भाई ने, हमारा क्या कसूर। और वो फ़ायज़ा वगैरह उनको भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना। सना लाउंज में बैठी ज़ोरों शोर और खफकी से कह रही थी। हया को आते देखकर बात रोककर जल्दी से उठी। हया अपा, किधर हैं आप? सब कह रहे थे कि आप आते साथ ही बीमार पड़ गई हैं। वो बड़े तबाक से उसके गले लगी। हया ज़बरदस्ती ज़रा सी मुस्कुराई। सोनिया भी अच्छे से मिली। बाकी सहरिश और इरम तो अपने अपने मूड में थी, मगर उसे क्या परवाह थी। नताशा अपने मसरूफ़ अंदाज में बेनियाज सी सोफ़े पे बैठी मैगज़ीन के वर्क पलट रही थी। तो फिर क्या तुमने फ़ायज़ा से शिकायत की? वो सब बैठ गईं तो सोनिया भाभी ने सन्ना को तफक्कुर से देखते हुए सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। हाँ, आज जाकर फ़ोन करूँगी। हद है। फिर हया को देखकर सना वजाहत करने लगी। फ़ायज़ा बाजी ने पता है क्या किया? क्या? हया ने उसी के अंदाज में दोहराया। उसे कोई दिलचस्पी ना थी। फ़ायज़ा अरसल की बहन थी और अरसल वो था जिसके वलीमे की रात ताया अब्बा ने उसकी बेइज्जती की थी। फ़ायज़ा बाजी ने अरसल भाई के वलीमे की तस्वीरें फ़ेसबुक पे लगा दी। चलो अपनी लगा दी तो भी खैर थी, मगर हमारी टेबल की भी 3 तस्वीरें एल्बम में लगा दी और प्राइवेसी पब्लिक रख दी। रज़ा भाई ने देखा और फिर हमें सुनाने लगे। अब फ़ायज़ा बाजी से पूछो कहाँ के एथिक्स हैं ये? किसी और की तस्वीरें लगा दो। वो बस खामोशी से सना को देखेगी। उसका जहन कैलिस की सरहद से आगे नहीं बढ़ा था। आपकी तस्वीरें भी थीं, आपकी तस्वीरें भी थीं, सना ने याद करके बताया। उस पर वो ज़रा सी चौंकी। मगर आपकी तो खैर है, आपने तो लपेट कर दुपट्टा लिया हुआ था ना। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन है। मगर मेरी तो अच्छी खासी क्लास ले ली भाई ने। वो सख्त रंजीदा हो रही थी। ग़ालिबन उनके घर आते हुए ही रज़ा से उसका टाकरा हुआ था। हाँ, हया का दुपट्टा ना हुआ, सुलमानी चोबा हो गया। इरम ज़रा सा हंसी। हया ने निगाह फेर कर उसे देखा। वो हाथ में पकड़ी शीशे की प्लेट पे रखी स्ट्रॉबेरी को कांटे में फंसा रही थी। फिर कांटा मुंह में ले जाते हुए उसने हया को देखा। हया की निगाहों में कुछ ऐसा था, इरम बेइख्तियार दूसरी तरफ देखने लगी। एक तो पता नहीं हमारे भाइयों को दोस्तों का इतना खौफ क्यों होता है। ऐसे हम सारे ज़माने में बगैर दुपट्टे के घूमते रहें तब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर भाई की यूनिवर्सिटी के सामने से कार में भी गुजरो तो बस हाथ अंदर करो, सर पे दुपट्टा लो। मेरा कोई दोस्त गुजर रहा हो तो देखना मत। उफ। सन्ना रज़ा की नकल करते हुए बोली तो सैरिश हंस दी। इरम फ़कत मुस्कुराई। फिर उसने हया को देखा। वो अभी तक खामोश मगर गहरी नज़रों से इरम को देख रही थी। इरम ज़रा जज़्बज़ होकर दोबारा सन्ना को देखने लगी। जहान नहीं आया तुम्हारे साथ हया? सहरिश ने बात का रुख फेरा तो हया ने निगाहें उसकी तरफ फेरी। फिर हल्का सा नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। उसका लहजा सपाट था। अच्छा, तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारे साथ आएगा। मासूम सा सवाल था मगर उसे बहुत ज़ोर से चुभा। सोनिया ने बेचैनी से पहलू बदला। उसे यकीनन सहरिश का लहजा अच्छा नहीं लगा था। कहा था मगर ऐसा नहीं हो सका। उसने फ़कत यही कहा। कोई सफाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं। अब तो किसी बात का दिल नहीं चाहता था। अच्छा। सहरिश ने ज़रा से शाने उचकाते हुए आगे होकर एक और स्ट्रॉबेरी उठाई। हया ने सुर्ख फलों से भरे हुए प्याले को देखा। सुर्ख रसीला फल, सुर्ख जूते, बेसन के किनारे पे लगा खून का सुर्ख कतरा। उसका दिल भर आया था। वो एकदम उठी और कमरे की तरफ गई। सब ने चौंक कर उसे देखा। नताशा उसी तरह बेनियाजी से मैगज़ीन के सफ़े पलट रही थी। हया बाजी, आपका फ़ोन है। वो अपने कमरे में लैपटॉप खोले आयशा को मेल कर रही थी जब नूर बानो ने दरवाजे से झांक कर सदा लगाई। वो अच्छा कहकर
सेंड का बटन दबाकर उठी और बाहर आई। जिंदगी में नाउम्मीदी इतनी बढ़ गई थी कि फ़ोन की घंटी पे भी चौंकना छोड़ दिया था। मेजर अहमद उसे कभी भी लैंडलाइन पे कॉल नहीं करता था, सो उसे दिलचस्पी न थी कि किसका फ़ोन है। हेलो, उसने क्रैडल के पास रखा उल्टा रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने और समझने का। मुझे खुशी है कि आपने अक्लमंदी का सबूत दिया। वलीद की मुस्कुराती आवाज़। उसे लगा था कि सारे एहसास मर गए हैं, मगर एक उबाल सा अंदर से उठा था। हाँ, अभी कुछ दिल में जिंदा था। जो भी कहना है साफ कहो, वो दबे लहजे में घुर्राई। मेरे खिलाफ वो केस वापस लेकर तुमने साबित कर दिया है कि आप एक अक्लमंद खातून हैं। लम्हे भर को उसके असाब मफलूज से हो गए। केस वापस? उसने तो नहीं। फिर किसने? मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई केस वापस नहीं लिया। मैं जानता हूँ कि आपके दबाव में ही ये हुआ है, और मैं जानता हूँ कि आपने ये क्यों किया है। ये कॉल आपका शुक्रिया अदा करने के लिए की थी, और ये पूछने के लिए भी कि हम फिर कब मिल रहे हैं। वो जैसे बहुत मसरूर और मुतमईन सा था। उसके अंदर ज्वार भाटा पकने लगा। वह मुश्किल उसने जब्त किया। मैं फ़ोन रख रही हूँ। कल दोपहर 1 बजे मैं जिन्ना सुपर वाले पिज़्ज़ा हट पे आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रूर आइएगा। मुझे कुछ अहम बातें करनी हैं, क्योंकि अभी वो आर्किटेक्ट वाला मसला हल नहीं हुआ। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं आ जाऊँगी? वो और होती हैं कमज़ोर लड़कियाँ जो तुम जैसों से डर जाती हैं। माई फुट। इतना गुस्सा आया था कि दिल चाहा ये फ़ोन दीवार पे दे मारे। आपको आना होगा। याद रखें, वो वीडियो मेरे पास है। अगर आप नहीं आए तो मैं आपके घर आकर वो वीडियो आपके हॉल टीवी पे चला कर दिखाऊंगा, और ये मेरा वादा है। उसके लहजे की सफाकी। हया का दिल लरज़ कर रह गया, मगर जब बोली तो आवाज़ मजबूत थी। तो फिर तुम कर गुजरो जो तुम करना चाहते हो। ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुमसे क्यों मिलने चली आऊँगी। जहन्नुम में जाओ तुम। उसने फ़ोन ज़ोर से क्रैडल पर पटका, फिर तेज़ी से मुड़कर अब्बा के कमरे की तरफ गई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े टाई की नॉट सही कर रहे थे। ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार। अब्बा, क्या आपने वलीद के खिलाफ केस वापस ले लिया? वो परेशानी से कहती बिना इजाज़त अंदर आई थी। सुलेमान साहब ने चौंक कर उसे देखा और फिर वापस शीशे के सामने होकर टाई की नॉट ठीक करने लगे। हाँ, वापस ले लिया। मगर क्यों? वो सदमे से बोली। पहली बात यह है कि वो बहुत कमज़ोर केस था। दूसरी बात ये कि हमारे पास कोई ख़ास गवाह नहीं है, और तीसरी बात, उसकी गाड़ी से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फुरकान भाई को चोट गिरने से आई, इसलिए इस केस का कोई फ़ायदा नहीं था। वो अब परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे कर रहे थे। मगर अब्बा, अब जानते हैं उसने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की थी। हया, मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ूंगा। आर्किटेक्ट के साथ मिलकर जो उसने बेईमानी की है, उस पर मैं उसे आड़े हाथों लूँगा। थोड़ा इंतज़ार तो करो। लेकिन अब्बा की बात के बरक्स उनका लहजा गैर संजीदा था। वो मज़ीद सुने बगैर भागती हुई बाहर आई। चंद लम्हों बाद वो ताया फुरकान के घर थी। ताया अब्बा और सैमा ताई डाइनिंग रूम में अकेले नाश्ता कर रहे थे। लड़के काम पर थे। सोनिया और इरम भी साथ नहीं थी। ताया अब्बा वो परेशानी से उनके पास आई। आओ हया, तबीयत कैसी है? वो हमवार लहजे में बोले, साथ ही कुर्सी की तरफ इशारा किया। पहले जैसी मोहब्बतें ना सही, मगर पिछले कुछ अरसे वाली रुखाई भी नहीं थी। दरमियाना सा अंदाज। ताया अब्बा, आप लोगों ने वलीद के खिलाफ केस क्यों वापस ले लिया? वो बेचैनी से वहीं खड़े खड़े बोली। साइमा ताई उसके लहजे पर बेइख्तियार पलट कर उसे देखने लगी। मैंने नहीं लिया, तुम्हारे अब्बा ने लिया है, और वो इतने गलत भी नहीं हैं। केस कमज़ोर है, वक्त और पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा। मगर इस तरह तो वो और शेर हो जाएगा। वो समझेगा कि हया, हम सब ठीक हैं। चोट मुझे लगी थी। जब मैं समझौता करने पर तैयार हूँ तो फिर ताया अब्बा भी शायद वलीद के खिलाफ किसी सख्त कार्रवाई के हक में नहीं थे। कारोबारी सियासतें, उफ। और आर्किटेक्ट वाला केस? देखो, हम उसको खुल्लम खुल्ला तो डील नहीं कर सकते। कंपनी की साख को नुकसान पहुंच सकता है, मगर तुम्हारे अब्बा उससे ज़रूर निपटेंगे। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। वो जानती थी कि उससे अब कोई नहीं निपटेगा। वो सिर्फ उसको आर्किटेक्ट वाले केस का ड्रावा दे रहे थे
تاکہ اس کو سیدھا کر کے رکھ سکیں۔ شطرنج، بساط، سیاست آپ نہیں سمجھیں گے۔ اس نے تعصب سے نفی میں سر جھٹکا۔ حیا جہان نہیں آیا؟ سائمہ تائی نے اس کی گفتگو کو اختتام پذیر ہوتے دیکھا تو وہ رہ نہ سکیں۔ اللہ اللہ، پھر وہی سوال۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ نہیں آ سکا تائی، آواز بھی دھیمی پڑ گئی۔ تو کب آئے گا؟ تمہارے ابا اور اماں تو چاہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح بھی روحیل کے ولیمے کے ساتھ اناؤنس کریں، مگر تائی نے ہنکارا، پھر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ نامکمل معنی اخذ کیے بغیر پلٹ آئی۔ تایا ابا اس وقت اخبار کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ وہ نہیں آیا، کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ سب اپنے مفاد کی بات پوچھتے تھے، جہان کی تو کسی کو فکر نہ تھی۔ اس کی میل پر عائشہ کا جواب آ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام میں آن لائن ہوگی، تب وہ دونوں بات کریں گی۔ وہ عائشہ سے کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ اپنا دکھ اور اضطراب کسی سے بانٹنا چاہتی تھی۔ کسی سپاہی کی بیوی ہو کر دنوں، ہفتوں، مہینوں اس کا صبر سے انتظار کرنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ اب جان پائی تھی۔ کیسی ہو؟ اسکرین پہ عائشہ کا شفاف خوبصورت چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسکرین کے سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھی تھی اور بات کرتے ہوئے وہ شیشے کی ننھی پیالی سے ترک چائے کے گھونٹ پا رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسی ہوں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ملگجے لباس بندھے بالوں میں حیا بہت کمزور اور افسردہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہمارا اناطالیہ اچھا نہیں لگا؟ عائشہ نے حیرت امیز مسکراہٹ کے ساتھ پیالی سائڈ پہ رکھی۔ کپادوکیا وسطی اناطالیہ میں واقع تھا۔ نہیں، بہت اچھا لگا، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ بہارے بتا رہی تھی تم لوگ انقرہ بھی گئے تھے، کیا اس کے جانے کے بعد تم نے انقرہ دیکھا یا واپس آ گئی؟ میں کیلس چلی گئی تھی، اس کے لبوں سے پھسلا۔ چائے کی پیالی اٹھاتی عائشہ گل چونکی تھی۔ اچھا، کس دن گئی تھی تم کیلس؟ اتوار کو گئی تھی، منگل کی دوپہر واپس آ گئی۔ اب چھپانے کا کیا فائدہ تھا؟ عائشہ چند لمحوں کے لیے سوچتی رہی تھی۔ پیالی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ اسے لبوں تک لے جانا بھول گئی تھی۔ کیا بارڈر وہاں سے قریب پڑتا ہے؟ ہاں، بہت قریب۔ اس کی نگاہوں کے سامنے پھر وہی رات گھوم گئی، وہ خوفناک برستی بارش والی رات۔ تو کیا بارڈر کی ساری خبریں کیلس میں لوگوں کو مل جایا کرتی ہیں؟ کس قسم کی خبریں عائشہ؟ اس نے اچنبھے سے اسکرین کو دیکھا۔ مطلب جو لوگ انلیگل بارڈر کراس کرتے ہیں ان کی گرفتاری کی خبریں۔ کیا منگل کی صبح تم نے ایسی خبر سنی تھی؟ وہ بہت سوچ سوچ کر بول رہی تھی اور لمحے بھر کے لیے حیا کو لگا اس کا سانس رک گیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی جاسوس ہے، ساری باتیں اس کو بتاتی ہوگی۔ تمہارا موبائل تمہارے پاس تھا بہارے؟ کیا تم لوگ کیلس جاؤ گے؟ عبد الرحمن کیلس کا نام لے رہا تھا۔ حیا، عائشہ نے اس کو پکارا۔ وہ چونکی۔ کڑیاں سے کڑیاں ملائیں تو ذہن میں عجیب سا خیال ابھرا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عائشہ پولیس کو کیوں بتائے گی؟ مگر پھر وہ بارڈر پہ گرفتاری کے بارے میں سننے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتی تھی؟ ہاں، پیر اور منگل کی درمیانی رات وہ بارڈر کراس کر رہا تھا عائشہ، مگر سیکیورٹی اہلکار اس کے انتظار میں تھے۔ وہ گرفتار ہوا یا مارا گیا یہ میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ وہ اس کے انتظار میں تھے، کیونکہ تم نے ان کو بتایا تھا، ہے نا؟ پتہ نہیں کیسے یہ سب اس کے منہ سے نکلا تھا۔ لاشعوری میں جڑتی کڑیاں مل کر ایک ایسی زنجیر بنا گئی تھیں جس نے اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا تھا۔ عائشہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ حیا کو لگا وہ انکار کر دے گی، مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں، میں نے ان کو کال کی تھی، میرا فرض تھا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک قومی مجرم قانون توڑنے جا رہا ہے تو مجھے سیکیورٹی فورسز کو بتانا چاہیے۔ وہ بے یقینی سے عائشہ گل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی؟ مرحبا حیا، بہارے کہیں پیچھے سے آئی اور بہن کے کندھے پہ جھول کر چپک کر اسکرین کو دیکھا۔ حیا نے جواب نہیں دیا، وہ ابھی تک عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن مجرم نہیں تھا عائشہ، وہ مجرم نہیں تھا۔ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے عائشہ گل ٹھہری۔ اس کی آنکھوں میں اچنبھا ابھرا۔ عبد الرحمن کا کیا ذکر؟